मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। DLED 4th सेम का आज हिंदी का है और मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा, मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने आपको जो पिछली आपको वीडियो बनाई थी, उन वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर हम दूसरी भाषा को अगर हम सीखते हैं, मातृभाषा के साथ साथ दूसरी और अन्य भाषाओं का अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो कौन कौन से विचारों के साथ, कौन कौन से प्रोनाउंसिएशन के साथ, कौन कौन सी फीलिंग्स के साथ वो विचार जाहिर हमको अपने देने हैं। अच्छा, दूसरी बात है, आज मेरा जो टॉपिक आपका जो है आपकी पाठ्य पुस्तक से, तो ये है कि अन्य भाषा को सीखने की विधियाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि आजकल दूसरी भाषा या किसी और भाषा के लिए बहुत सारी विधियों को बनाया है, ताकि हम बहुत सारी विधियों के माध्यम से बालकों को सही जो ज्ञान है वह हम सौंप पाएँ। और जो विधियों के जो नाम हैं वह हैं आपकी प्रत्यक्ष आपकी विधि है, पहली विधि। दूसरी आपकी अनुवाद व्याकरण विधि है। तीसरी आपकी अधिनिर्मित विधि है और द्विभाषीय विधि है, सैनिक विधि है, वाचन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, ध्वनि वैज्ञानिक विधि है और मनोभाषिक विधि है, सैनिक विधि है। और इनमें से अधिकांशतः इनमें से बहुत सारी विधियों उपगम, आप जानते हो उपगम को, क्या होता है उपगम? तो ये जो आपका उपगम जो इन्होंने बताया है, उपगम को हम क्या कहते हैं? उपगम, ये आपका अप्रोच है। अंग्रेजी में अप्रोच, टेक्निक और मेथड, ये 3 पॉइंट्स हैं। तो ये पहला आपका अप्रोच भी है इसमें, जो कि हिंदी में उसको हम उपगम कहते हैं। तो क्या है कि हम इन बहुत सारी विधियों को हम सीखते जाते हैं और दूसरी भाषाओं का जो ज्ञान है वह भी हम प्राप्त करते जाते हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी जो विधियाँ बताई गई हैं, उनमें सबसे पहली जो आपकी विधि है वह आपकी अनुवाद विधि। कौन सी? अनुवाद विधि, है ना। तो ये क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि जो भी विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी मातृभाषा पर संपूर्ण साधिकार उसका पहले से होता है, चाहे वह उसको भाषागत व्याकरण संबंधी वह ना भी अगर जानता हो, लेकिन परंतु वह अपनी मातृभाषा में बातों को जानता है और उन बातों को बोल भी पाता है। अच्छा, दूसरी भाषा को अपनी मातृभाषा में व्याकरण अनुदित, है ना, ये वो शब्द अनुदित, वो शब्द अनुदित शब्द होता है जब हम किसी दूसरी भाषा का किसी अन्य भाषा में अनुवाद करते हैं। जैसे हम क्या करें कि महाकवि तुलसीदास जी की और जो रामचरितमानस है, उस रामचरितमानस को हम बंगला में आपके अनुवादित करें तो वो आपकी अनुदित ही कही जाएगी। और जब हम किसी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना सीख जाते हैं, ट्रांसलेशन करना सीख जाते हैं, तो वह भाषा का ज्ञान प्राप्त करना सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहज हो जाता है। और ये वो विधि है कि
इसमें क्या है कि दूसरी भाषा का बिल्कुल एक्यूरेट आपका शब्द से शब्द का अनुवाद किया जाता है, और दूसरी भाषा को व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ उसको कंपैरिजन कि क्या दूसरी भाषा में फ़र्क है और क्या अपनी मातृभाषा में कितना भेद है, वह जानने के बाद, उनको कंपैरिजन करने के बाद ही हम साफ और बिल्कुल परिमार्जित जो भाषा होती है वह हम सीख जाते हैं। और ये जो विधि आपकी होती है कि एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना ही व्याकरण अनुवाद विधि भी इसको कहा जाता है ना। और परंतु इस विधि में बालकों का जो बोल करके जो प्रैक्टिस जो की जाती है, अभ्यास जो किया जाता है, वह विद्यार्थी से वह सफल नहीं हो पाता है। और दूसरी बात है कि व्याकरण के जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं, कानून होते हैं, जो विधान होते हैं, वह जानकारी के लिए वह फिर अपना पूरा ध्यान वो व्याकरण के जो कानून जो बनाए गए हैं, विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान वहाँ पर केंद्रित देता है। और भाषा का जो व्यवहारिक जो पक्ष है कि हमको भाषा को कौन से प्रकार से सीखना है, वह भाषा का जो व्यवहारिक पक्ष है वह कहीं ना कहीं इस व्याकरण के झोल में फंस करके वह चीज़ पीछे छूट जाती है। तो क्या है कि दूसरी भाषा के प्रत्येक वर्ण और आपके वर्ड्स का मातृभाषा में अनुवाद हानिकारक भी होता है और बहुत दुरूह भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि आज के इस वर्तमान दौर में ये जो व्याकरण अनुवाद विधि है, इसको ज़्यादा बेस्ट नहीं समझा जाता है, बढ़िया नहीं समझा जाता है। तो ये आपका है कि अनुवाद के द्वारा हम सीखते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं ही स्वयं आपको हिंदी का भी ज्ञान मैं आपको रहा हूँ, देव वाणी का भी ज्ञान आपको दे रहा हूँ और अंग्रेजी का भी ज्ञान आपको दे रहा हूँ। तो आप यह देखते हैं कि मैंने आपको इन तीनों ही भाषाओं में अनुवाद का जो ज्ञान है वह आपको दिया। जैसे मैं जाता हूँ तो आप क्या करेंगे, आई गो, मैं जाता हूँ, आई गो, है ना। तो क्या है, परंतु ये गो कहने से पहले, आई गो कहने से पहले हमने ट्रांसलेशन संबंधी जो भी उनके कानून थे वह हमने सारे इस्तेमाल किए और सारे हमने जाने, उसके बाद हम ये कह पाए। अच्छा, सेकंड आपकी जो विधि है अनुवाद विधि के बाद, वह आपकी प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी? सेकंड विधि है प्रत्यक्ष, आपकी ये विधि है। और बात क्या है? बात है कि अनुवाद पद्धति जो है के कई सारे दोषों को और उसकी दुरूहता को देखते हुए पश्चिमी देशों में, पाश्चात्य जो आपके देश हैं, वहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का सूत्रपात हुआ। ये अगर आपसे कोई पूछ बैठे आपके प्रश्न पत्र में कि प्रत्यक्ष विधि का सूत्रपात कहाँ पर हुआ, तो आप यह कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष विधि का सूत्रपात पाश्चात्य देशों में चालू हुआ। और वहाँ पर ये प्रत्यक्ष विधि की को देखते हुए, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय जो है वह किसी को दूसरे को काम करते हुए देखकर अपना काम बहुत जल्दी अपना काम बनाते हैं। तो भारत में भी यही आपकी टाइम पे प्रथम आपके दशक में प्रत्यक्ष विधि सबसे पहले बंगाल में श्री टिपिंग, TIPI या फिर टिपिंग,
को और बम्बई में श्री फ्रेजर, ये और मद्रास में श्री येट्स। कौन कौन से मैंने आपके लिए नाम, मैंने आपके नाम लिए 3। पहला आपका लिया नाम मैंने श्री शिवलिंग आपका टिपिंग, दूसरा नाम है आपका श्री फ्रेजर और तीसरा नाम है आपका श्री येट्स है ना। ये 3 आपके विद्वान, ये आपके मुंबई से है श्री फ्रेजर साहब, ये बंगाल से है। ये तीनों जो है विद्वान वह भिन्न भिन्न प्रांतों से आपके लिए गए। अच्छा, बंगाल में आपके श्री टिपिंग को, बम्बई में श्री फ्रेजर साहब को और मद्रास में श्री येट्स ने सबसे पहले ये पद्धति को अपनाया। केवल यही 3 व्यक्तियों ने, और ये पद्धति में वार्तालाप और मौखिक आपके कार्य और मौखिक कार्य के साथ साथ बोलने के अभ्यास पर भी यार इन लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया। और ये पद्धति में दूसरी भाषा को बिल्कुल फ्री और अन्य भाषाओं से दूर पृथक मान करके उसका ज्ञान दिया। और ये पद्धति ने क्या काम किया यार, इस पद्धति ने मातृभाषा का जो प्रयोग था वह बहुत ही सीमित बना दिया और संपूर्ण वाक्य को इकाई माना गया। ये पद्धति में जो आपका संपूर्ण वाक्य था वह आपकी भाषा सीखने का प्रथम इकाई को उसमें महत्व दिया गया या उसको माना गया। सीमित अपने वर्ड्स आपके शब्दों का ज्ञान का प्रयोग करके आपके शब्दावली को भी एक प्रकार से बंधन में बांधा गया। और प्रत्यक्ष विधि में दूसरी भाषा के ज्ञान को समय समय पर दूसरी भाषा में आदेश और उसको मार्गदर्शन भी दिए जाते रहे, ताकि वो विचारों में जब हम अपने विचारों को प्रकटीकरण दें तो सीमित आपकी शब्दावली का ही ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जा सके। मतलब वैसा ना हो कि बालक बहुत ज़्यादा मतलब मातृभाषा और अनुवाद का तो ये जो खेल है इसमें फंस जाएं और बाद में उनको थोड़ी सी दिक्कत हो, है ना। तो क्या था कि केवल बहुत ही हम आपके शब्दों का ज्ञान इसमें दिया गया ताकि बालकों को शीघ्र से शीघ्र वह इन सारी बातों को जान सकें और प्रत्यक्ष विधि पर अपना जो ध्यान है वह भी बना सकें। अच्छा, दूसरी आपकी अनेक आपके शब्द ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रत्यक्ष हम व्याख्या, अगर हम उनकी प्रत्यक्ष व्याख्या भी देना चाहें तो हम वह प्रत्यक्ष व्याख्या नहीं दे पाते। सौंदर्य, न्याय, लाज, शोक, ये वो शब्द हैं कि जो प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम जिनको फील पाएकर उसके भाव तक पहुंच पाएं, तो यह जानना बहुत ही दुरूह और मुश्किल कार्य हो जाता है। और यहाँ पर क्या है कि भाषा के बोलने का जो अभ्यास है हम ज़्यादातर जो बल है वहाँ पर देते हैं और वाचन और उसका जो लेखन संबंधी जो कार्य है वह फिर हमसे काफ़ी पीछे छूट जाते हैं। तो क्या है कि ये वाली पद्धति की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ बॉर्डर्स हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ पद्धतियां हैं। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वह अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि पर भी अपना ध्यान दें और मातृभाषा के बारे में अपनी जो फील जो है, अभिव्यक्ति जो है वह अपनी प्रकट करें। तो ये थी आपकी दूसरी विधि। अच्छा, तीसरी आपकी आती जो विधि आती है, पॉइंट नंबर आपका आता है 3 से तीसरा,
वह आपकी तीसरी जो विधि है, पॉइंट नंबर आपका आता है 3, तीसरी विधि आपकी संरचनात्मक विधि। यस, हम यहां पर जो आपसे बात कर रहे हैं वह दूसरी भाषा को सीखने के विषय में हम बात कर रहे हैं। अगर हमको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हमको अगर प्राप्त करना है तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में हमको ये पॉइंट नंबर आपकी जो तीसरी विधि आपकी संरचनात्मक विधि है, यह बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त और लाभकारी मानी जाती है। और कुछ दूसरे जो विद्वान हैं वह भी आपके अन्य भाषा के रूप में हिंदी भाषा का जो कार्य है, नहीं भैया ने तो नहीं आना है प्लीज। हाँ, तो वह क्या है कि अगर हमको मातृभाषा का भी ज्ञान प्राप्त करना है तो भी यह विधि को ही सबसे बेहतर बताया जाता है। और ये वाली जो विधि अभी संरचनात्मक विधि के आधारभूत जो पॉइंट्स बताए गए हैं, जो आपके नियम बताए गए हैं, वह पॉइंट्स के सारे आपको बताए गए हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको ये वाली विधि अपनानी है तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आपका आता है कि हमको मौखिक जो कार्य है वो भाषाई ज्ञान का आधार बनाया जाए। कि हम क्या करें कि हम जिस प्रकार से जिस वेशभाषा में जिस भाषा में बोलते हैं वही भाषा को सबसे पहले हम उसका वेश बनाएं, यानी कि उसकी जो अगर वह मकान है और उसकी जो नींव है वह अगर हम उसकी सार्थक करना चाहें तो हमको सबसे पहले मातृभाषा के मौखिक कार्य के ज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 है कि जब भी हम वाक्य बनाएं तो वाक्यों के रूपों का जो बेस आधार है वह यूं वाक्य के रूप के आधार पर हमको वाक्य को छांटना है, न कि वाक्य का जो तात्पर्य है उसके आधार पर। मतलब वाक्य का आपका स्वरूप क्या कहता है, हमको इस बात पे ध्यान देना है, न कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है, अर्थ क्या बोध प्रकट कर रहा है, वह हमको ज्ञान नहीं देना है। पॉइंट नंबर आपका 3 ये बोलता है कि शब्दों की व्याख्या और वाक्यों को कैसे बनाना है यह हमें प्रत्येक विद्यार्थी को कंठस्थ यानी कि उसको याद होना चाहिए कि हमको किस किस प्रकार से वाक्यों को बनाना है, उनकी संरचना करनी है। पॉइंट नंबर 4 है कि छात्र को भाषा के अधिगम के लिए स्वयं सक्रिय होना पड़ेगा। मतलब अगर छात्र कोई भाषा सीखना चाहता है तो उसके भीतर से ही यह लोभ संवरण होना चाहिए किसी अन्य भाषा को सीखने का। और वहाँ पर क्या है कि विद्यार्थी को आलस्य का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है या उसको बिल्कुल एकदम से कार्यविहीन होकर के नहीं बैठना है। वह रोज कुछ ना कुछ भाषा को सीखने के लिए कार्य में रहे, प्रयास में रहे। पॉइंट नंबर 5 है कि कक्षा में दूसरी भाषा का प्रयोग अत्यधिक होना चाहिए। ये क्या है?
यहाँ पर आप लोग जो बीटीसी के छात्र जो हैं, डीएलएड के छात्र हैं, आप ये देखते हैं कि आप अंग्रेजी भी आप पढ़ते हैं, आंग्ल भी पढ़ते हैं, देववाणी भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, उर्दू भी कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब वह विद्यार्थी आपस में अपनी बातों को जब वह बोलते हैं, करते हैं, तो वह अपनी मातृभाषा में ही करते हैं, या फिर वो जिस भाषा को जानते हैं वो भाषा में करते हैं। तो सबसे पहले विद्यार्थियों को चाहिए कि अगर वह दूसरी भाषा को सीख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी दूसरी भाषा में ही कक्षा के भीतर बोलें या बातें करें। अच्छा, चौथा है, पांचवा जो आपका पॉइंट है वह बोलता है कि संरचना को अनुसृत कर लेना चाहिए कि वाक्य कैसे बनाए जा रहे हैं। यह पूरा जो बेस है, ये जो सांचा है, यह विद्यार्थी को पॉइंट बाय पॉइंट पता होना चाहिए। यह आपका पॉइंट नंबर 5 है। पॉइंट नंबर आपका 6 है कि छात्रों को प्रोनाउंसिएशन संबंधी, यानी कि उच्चारण संबंधी, व्याकरण संबंधी और आपका अर्थ संबंधी जितनी भी दिक्कतें होती हैं वह भी सब समझ लेनी चाहिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि अगर वह कोई शब्द सही से नहीं बोल पा रहे हैं, अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, व्याकरण संबंधी कर नहीं पा रहे हैं अगर, तो सबसे पहले वह यही 3 पॉइंटों पर अपना ध्यान वैसा करें, केंद्रित करें और अपना कार्य करें। और पॉइंट नंबर 6 है कि आपकी शब्दावली सीमित होनी चाहिए और वह एक बंधन में भी बनी रहे। मतलब ये ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे वर्डों को आप प्राप्त कर लें और जो बेस जो है उनका महत्व, अर्थ जो है वह आपको ना पता चले। और पॉइंट नंबर आपका 7वां है कि भाषा के ज्ञान का तात्पर्य है कौशलों का पैदा होना, न कि सूचना, पहचान और जानकारी मात्र। मतलब हम क्या है कि अगर हम भाषा को सीख रहे हैं तो भाषा के जितने भी कौशल बताए गए हैं वह कौन कौन से हैं, बोलना, लिखना, पढ़ना, है ना, वो 4 आपको बताए गए हैं। तो वही चारों का विकास हो, न कि हमको कोई जानकारी का हमको ज्ञान हो, न हमको उसमें कोई इंफॉर्मेशन का भी उसमें कोई फंदा नहीं रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाषा को सीखने में आपकी संरचना का बड़ा महत्व है। जब तक हम यही नहीं समझ पाएंगे ये वर्ण कैसे बना, ये वाक्य कैसे बना, ये वाक्य कैसे बना रहे हैं, ये पद्यांश कैसे बना रहे हैं, अध्यांश गद्यांश कैसे बना रहे हैं, तब तक हम भाषा को नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संरचनात्मक विधि यहाँ पर हिंदी प्रदेश से बाहर, जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, पंजाब हुआ, गुजरात, उड़ीसा, मलयालम, कन्नड़ वगैरह, तो यहाँ पर क्या हिंदी का ज्ञान देने के लिए कुछ बॉर्डर्स, कुछ आपकी सीमाएं बनाई जा सकती हैं। परंतु ये कहा जाए कि जो भी सीमाएं बनाई जा रही हैं वह विद्यार्थियों के लिए लाभदायक साबित होंगी, यह हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके शब्दों के बनावट पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि शब्दों का जो भंडार है वह बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है। और जिससे शब्द भंडार को बढ़ाने का द्वार ही बंद हो जाए, और ये वाली विधि में मौखिक कार्य पर अधिक बल दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, भाषा के दूसरे जो पार्ट्स होते हैं, दूसरे जो अंग होते हैं, वह भी उपेक्षा के शिकार होते हैं। तो बात है कि दूसरी भाषा के ज्ञान के उद्देश्य में भाषा को धारावाहिक रूप में बोलना न हो करके अर्थ जानना है। आप लोग जानते हैं धारावाहिकों का बोलना, क्योंकि धारावाहिक एक बड़ी ही लंबी कहानी होती है, रोज 30 मिनट आती है,
रोज़ 1 घंटा आती है, उसमें कई कई प्रकार के संवाद होते हैं और संवाद अंग्रेजी में भी होते हैं क्योंकि शास्त्री कवि बहुत ही कई ऐसे धारावाहिक हैं हम उनको देखते हैं। तो उन धारावाहिकों में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है वही प्रकार से हमको भाषा का जो ज्ञान है, उद्देश्य है, वह धारावाहिक का जो बोलने का ढंग है वैसा ना हो और ना हो करके भाषा का क्या तात्पर्य, अर्थ क्या उससे प्राप्त होगा, यह ज़्यादा जानकारी करना मुख्य धर्म हमारा होना चाहिए। और तभी ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर पढ़ने लिखने की हमको जब बहुत अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है तो इन कौशलों की अपेक्षा हो जाती है जो भाषा के चारों कौशल बताए गए हैं। अच्छा, चौथी बात है कि ये जो यदि आपकी संरचनात्मक पाठों में बच्चों को बोरियत होती है, वह पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं। भाषा के प्राकृत और कलात्मक जो उसका पक्ष होता है वह भी भाषा से दूर ही दिखाई देता है। और यहाँ पर संरचनात्मक वाक्यों के रूप में भाषा का विकृत रूप भी छात्रों के सामने जाना कोई अच्छी बात नहीं है। और वाक्यों को बनाते समय, उनका रूप बनाते समय ध्यान में देना चाहिए कि भाषा का जो तात्पर्य, अर्थ जो है वह उपेक्षित करना सबसे बड़ी भूल होगी। भाषा के अर्थ को प्राण विहीन नहीं होने देना है ना। और दूसरी प्रयोग की, अगर हम अन्य प्रयोगों द्वारा भाषा को सीखते हैं तो क्या होती है कि हम एक विधि को सीख जाते हैं और दूसरी हमको स्वतः नहीं आ पाती। वह बालक है, वह स्वस्थ है, वह खूबसूरत है, एक ही जैसे वाक्य हैं, किंतु यहाँ पर जिस वे में वो प्रयोग किए जा रहे हैं वह प्रयोग भिन्न भिन्न हैं और पृथक पृथक हैं। है ना। तो प्रयोग उनके बहुत भिन्न भिन्न हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ यह बात जो है वह वाक्यांशों और आपके शब्दों के लिए यही विधि, यही नियम आपका लागू होता है। जैसे जाते जाते, चलते चलते, द्वारे द्वारे, धीरे धीरे, पके पके, जैसे जो भी आपके शब्द होते हैं वह कार्य की स्पीड, गति और उसकी लय और प्रभाव को होने या ना होने के या उसके वर्गीकरण के द्योतक हैं। अतः वह पाठ्य बिंदु से उनको भिन्न नहीं मानना चाहिए, ना ही उनकी बनावट को अलग मानना चाहिए। अंतिम मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी ये जो विधि जो है, इस विधि में, संरचनात्मक विधि में प्रत्यक्ष विधि के बहुत सारे पॉइंट, आपके बहुत सारे मूल भाव इसमें देखने को मिलते हैं। दूसरा, अनुवाद विधि का भी अपना एक महत्व है, स्थान है। और कहीं कहीं मातृभाषा का प्रयोग करना इतना अनिवार्य हो जाता है कि हमको वह प्रयोग करने से भी कोई परहेज नहीं होता है। कभी आज दूसरी भाषा के सीखने में द्विभागीय पागम, द्विभागी मतलब 2 भागों वाला पागम, यानी कि बाइलिंगुअल अप्रोच, जो कि आपको बाइलिंगुअल अप्रोच आपकी अंग्रेजी में भी है, कि खूब व्याख्यान होती है, खूब उस पर बात की जाती है।
अतः निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि मातृभाषा का समुचित उपयोग करते हुए भाषा के जितने भी प्रकार कौशल बताए गए हैं वह सीखने के लिए अन्य भाषा सिखानी है, और अन्य भाषाओं को सीखने के लिए कोई एक विधि अच्छी नहीं हो पाएगी, तो हमको कभी कभी कई सारी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। और प्राध्यापक को भी विद्यार्थियों का ज्ञान देते हुए कई सारी विधियों का ज्ञान देते हुए अन्य विधियों का ज्ञान देने के लिए भी प्रत्येक समय तत्पर होना चाहिए और वह तैयार भी होना चाहिए। तो ये था आपका आज टॉपिक, अन्य भाषा को सीखने की विधियां। ये आज का आपका पॉइंट यहीं पर होता है। फिर हम आपके अगली वीडियो में मैं आपको डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा मैं आपको बताऊंगा अन्य भाषाई ज्ञान और भाषा का विज्ञान, मतलब सेकंड लैंग्वेज टीचिंग एंड लैंग्वेज साइंस हम आपको बताएंगे। तो ये वाले पॉइंट पर आप अपना ध्यान करें, केंद्रित करें बच्चों। अपना जो कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, असाइनमेंट कार्य, प्रोजेक्ट कार्य जो आपके चौड़ी जो साहब ने जो आपको दिया है वह आप लोग देखें। जैसे जैसे वो आपको मार्गदर्शन दिए हैं वह भी आप कार्य करें, और प्रोजेक्ट असाइनमेंट के तौर पर बहुत ही शीघ्र से शीघ्र कार्य अपना करें, ताकि आपके आंतरिक मूल्यांकन में विद्यालय प्रशासन को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न हो और ना ही तुम लोग। तो मैं चाहूँगा, और ये मेरे जो बच्चे हैं पवन कुमार, प्रेमवरन, दीपक उदयवी और उपदेश आपकी ममता, ये कुछ बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं जो कि बड़ा ही मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मैं इन सभी बच्चों के जो कार्य से बड़ा प्रसन्न हूँ, और मैं इन सभी बच्चों को इनके अच्छे कार्य के लिए इनको शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। और बाकी जिन बच्चों ने भी अपना कार्य किया है वह भी बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं बार बार इनका क्या उसको हौसले का वर्धन करता हूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही फास्ट मिलूंगा और आपको बहुत ही जल्दी आपकी हिंदी संबंधी भाषा का आपको ज्ञान दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार बच्चों। बाय।